हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। और बच्चे, आज हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। ठीक है, एंड दिस इज़ रियली अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। और इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है और गारंटेड 101% इसमें से आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इसको आप बहुत ध्यान से सुनेंगे टॉपिक को, और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि आपको पूरा ये समझ में आ जाए। तो आज हम दोनों टॉपिक कवर कर लेते हैं, एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। राइट, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जो अब तक हमने पुरानी इसकी यूनिट्स में चैप्टर्स में पढ़ा है। इस यूनिट के बेसिकली आपका जो चैप्टर है वो इक्विलिब्रियम लेवल निकालना ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के ऊपर है। वो कहाँ पे होता है इक्विलिब्रियम, हमने इससे पहले पढ़ा था। वो पॉइंट होता है जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड इज़ इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। राइट, दैट इज़ क्लियर टू यू। ठीक है, अब क्या है, ये बोलते हैं इक्विलिब्रियम अगर हमारा वहाँ पे है जहाँ एग्रीगेट डिमांड इज़ इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, और वी कैन से वेयर एग्रीगेट डिमांड इंटरसेक्ट एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, जैसे अगर आपका ये हमने बनाया, दिस इज़ योर एग्रीगेट डिमांड एंड दिस इज़ योर एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई इज़ ऑलवेज अ 45 डिग्री लाइन। ठीक है, एंड एग्रीगेट डिमांड जो होता है वो आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, नॉट फ्रॉम दिस पॉइंट। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, तो इट मस्ट बी क्लियर टू यू ऑल। तो ये एडी जो होता है हमारा कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, तो ये बोलते हैं ये हमारा पॉइंट होता है जहाँ पे हमारा बेसिकली इक्विलिब्रियम होना चाहिए। बट अगर इस पॉइंट में ना होके जो हमारी एग्रीगेट डिमांड, इफ़ इक्विलिब्रियम लेवल एक्सीड फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, देन देयर इज़ एक्सेस डिमांड। इनका मतलब ये है कि अगर हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है वो एक्सीड कर जाता है इक्विलिब्रियम लेवल हमारा उससे, यानी कि डिमांड अगर आपकी यहाँ से उठ के ज़्यादा हो जाती है, डिमांड जो है एक्चुअल डिमांड, तो हमारी एक्सेस डिमांड हम मान लेंगे। ठीक है, और इफ़ इक्विलिब्रियम लेवल फॉल्स शॉर्ट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, और अगर ये कम हो जाती है जितनी होनी चाहिए, तो देयर इज़ डेफिशिएंट डिमांड। ठीक है, तो अगर मेरी एग्रीगेट डिमांड ऊपर होगी तो आई वुड से इट्स एन एक्सेस डिमांड, और अगर ये मेरी नीचे हो जाएगी एग्रीगेट डिमांड इस पॉइंट से, तो इट विल बी अ डेफिशिएंट डिमांड। क्लियर? नाउ सबसे पहले हम डिटेल में पढ़ते हैं एक्सेस डिमांड। व्हाट इज़ एक्सेस डिमांड? Excess demand is a situation when aggregate demand is more than aggregate supply. ठीक, एक्चुअली हम हर चीज़ को ना इकोनॉमी में प्लान करके रखते हैं कि इन कमिंग ईयर में हमारी जो है वो एग्रीगेट डिमांड कितनी होगी, एग्रीगेट सप्लाई कितनी होगी, तो हम इक्विलिब्रियम लेवल मान लेते हैं कि हाँ भाई ये हमारा पॉइंट होगा। बट अगर हमारी जो एक्चुअल जो सिचुएशन आई है सामने, जो हमने सोची थी, उससे हमारी एक्चुअल सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है कि एग्रीगेट डिमांड हमने जितनी सोची वो एक्चुअली में दैट इज़ मोर देन व्हाट वी एक्सपेक्टेड, देन इट विल बी अ केस ऑफ एक्सेस डिमांड। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वो सिचुएशन है, मींस एक्सेस ऑफ एंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट, कि जितना हमने सोचा कि हमारा इतनी डिमांड होगी और दिस मच आउटपुट विल बी सफिशिएंट फॉर दिस मच डिमांड, वो अब क्या है, हमारी डिमांड बढ़ गई एंड दैट आउटपुट इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर दैट एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, जो हमने आउटपुट था उतनी डिमांड के लिए, सप्लाई जो हमने सोची हुई थी वो कम पड़ गई उतनी डिमांड के लिए, तो दिस इज़ अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड। तो एक्सेस डिमांड गिव्स यू राइज टू इन्फ्लेशनरी गैप। नेचुरल है, आपने 11th में भी पढ़ा था, अगर डिमांड ज़्यादा हो जाए और सप्लाई कम है, आप नॉर्मल सिचुएशन में भी सोचिए कि अगर कम सामान है और ज़्यादा लोग उसको डिमांड कर रहे हैं तो क्या होगा, उस टाइम क्या होगा, उन चीज़ों के प्राइस बढ़ जाएंगे, क्योंकि जो ज़्यादा प्राइस बढ़ गया, अब जो ज़्यादा पे करेगा दैट पर्सन विल गेट दैट थिंग। ठीक है, तो यही होता है कि अब हमारी डिमांड ज़्यादा है इस सिचुएशन में, सप्लाई कम है, तो इन्फ्लेशनरी गैप आ जाएगा, यानी सब चीज़ों के प्राइस बढ़ जाएंगे। ठीक है, बाय विच एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड एक्सीड एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड फॉर इक्विलिब्रियम लेवल, मतलब जितना हमने इक्विलिब्रियम लेवल पे सोचा हुआ था डिमांड होगी, उससे ज़्यादा हमारी एग्रीगेट डिमांड हो गई है। राइट, तो दिस विल गिव राइज टू इन्फ्लेशनरी गैप। यू मस्ट लर्न दिस वर्ड, इन्फ्लेशनरी गैप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इट विल लीड टू राइज इन प्राइस इन द इकोनॉमी, एज वी हैव डिस्कस्ड कि इसकी वजह से क्या होगा, इकोनॉमी में प्राइस बढ़ जाएंगे आपके। क्लियर? नाउ
अब मैं अभी जो मैंने आपको जो चीज़ थियोरेटिकल समझाई उसको हम एक बार ग्राफ में समझ लेते हैं। ये आपका ग्राफ बनाया हमने, वाई एक्सिस 0 एंड दिस इज O एंड दिस इज एक्स एक्सिस, ठीक है। एग्रीगेट सप्लाई आपकी हो गई, एग्रीगेट डिमांड यहाँ हो गई। इसका मतलब ये आपका इक्विलिब्रियम लेवल होना चाहिए था, ये वाला पॉइंट जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड सप्लाई से मिल रही है। पर हुआ क्या कि हमारा जो है यहाँ की बजाय हमारा जो एग्रीगेट डिमांड है वो इकोनॉमी में ज़्यादा हो गई, यानी AD की बजाय AD1 हो गई, क्योंकि हमारी एग्रीगेट डिमांड होती है C+I, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। तो हमारी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट बढ़ गया है, ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से लोगों के पास पैसा भी ज़्यादा आ गया, तो वो हमारा राइज करके एग्रीगेट डिमांड यहाँ पहुँच गई। अब यहाँ पहुँच गई तो इक्विलिब्रियम हमारा यहाँ होना चाहिए था, बट इट इज़ एक्चुअली हियर नाउ, ये यहाँ पे मीट कर रहा है अब। तो दिस इज़ कॉल्ड, ये जो है आपका जो गैप आ गया है दोनों के बीच में, दिस इज़ कॉल्ड इन्फ्लेशनरी गैप। ये जो इतना पूरा गैप आ गया ना दोनों लाइंस के बीच में, ये पूरा, ये हमारा इन्फ्लेशनरी गैप है बिकॉज ऑफ राइज इन और इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। तो अब आपको ये क्लियर हो गई है, और ये जो है ये हमारा इन्फ्लेशनरी गैप आ जाएगा। अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ इन्फ्लेशनरी गैप, तो आप ये पूरा समझाएंगे, व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज़ मोर देन एग्रीगेट सप्लाई, और आप ये पूरा ग्राफ बना के दिखाएंगे उनको, ठीक है। और आप दिखाएंगे कि पहले हमारा AD इज C+I, अब AD1 हो गया है तो C+I प्लस डेल्टा आई भी है। डेल्टा आई इज़ इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी, तो ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट aggregate demand will rise from AD to AD1, so it will give rise to inflationary gap. I hope आपको अच्छे से समझ आ गई बात, ठीक है। नेक्स्ट आपने ये समझा दिया, ये समझ गए। अब क्या होता है, एक्सेस डिमांड जो हमारी है, तो हम देखते हैं कि एक्सेस डिमांड ठीक है हो गई, जो हमने सोची थी कि हमारी एग्रीगेट डिमांड होगी, हमारी एग्रीगेट डिमांड इज़ मोर देन दैट। लेकिन व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दिस, क्यों हमारी एग्रीगेट डिमांड बढ़ी इकोनॉमी में, क्या रीज़न थे जिनकी वजह से बढ़ी, तो वो रीजंस भी आपके क्वेश्चन में आ सकते हैं और आपको वैसे भी पता होने चाहिए। तो जैसे फर्स्ट है राइज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी मीन्स आप मान सकते हैं इट्स एन एबिलिटी कि हमारी जो कुछ खर्च करने की क्षमता जो है, जो हम कर रहे हैं, वो लोगों की बढ़ गई है। तो पहला रीज़न इज़ राइज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सेकेंड इज़ रिडक्शन इन टैक्सेस। जो टैक्सेस हैं, जितना हम मान लीजिए टैक्स गवर्नमेंट ने कम कर दिया, अब लोगों के पास पैसा बच गया, जितना वो टैक्स दे रहे थे अब वो उतना कम देना है टैक्स, तो उनके पास मनी अब बच गया है। तो अब वो बचे हुए मनी को हर इंसान सोचेगा ठीक है अब मैं इसमें से कुछ और डिमांड कर सकता हूँ जो मैं पहले नहीं खरीद पाता था, नाउ आई कैन परचेज दोज थिंग्स जो मेरी प्रायोरिटीज़ में थी, नहीं पूरी हो पा रही थी, तो वो डिमांड इकोनॉमी में बढ़ा देगा, रिडक्शन इन टैक्सेस। नंबर 3 इज़ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में बढ़ा है, जैसे आपने देखा पहले आई था, डेल्टा आई और हो गया। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट जब लोग करते हैं तो इसका मतलब दे आर गेटिंग मनी एट लो इंटरेस्ट रेट, उनको बैंक से आराम से कम इंटरेस्ट पे पैसा मिल रहा है। इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग आर टेकिंग लोन और इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी जहाँ पे भी वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इंटरेस्ट रेट कम हो गया है। दिस इज़ ऑल्सो अ रीज़न बिहाइंड राइज इन एग्रीगेट डिमांड। क्लियर? नंबर 4 इज़ इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। हमारी गवर्नमेंट क्या होता है बच्चे, वो हमारे कंट्री पे मतलब खर्चे करती है, जिसको पब्लिक एक्सपेंडिचर्स बोलते हैं। लाइक रोड्स बन रही है, हाईवेज़ बन रहे हैं, पब्लिक हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, और जब इतनी सारी चीज़ें बनेंगी तो बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है, उसकी वजह से लोगों को नौकरी मिलती हैं, जितने अनएम्प्लॉयड लोग हैं। तो उनको जब नौकरी मिलेंगी तो नेचुरल है जो लोग बिल्कुल डिमांड अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रहे थे, एटलीस्ट नाउ दे आर गेटिंग मनी एंड दे विल गेट गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम दोज दैट मनी, कि वो अपनी जो ज़रूरतें थी उनको वो सेटिस्फाई करने के लिए वो खर्च कर पाएंगे पैसे को, जो उनके पास पहले था ही नहीं। तो दिस ऑल इज़ हैपनिंग बिकॉज ऑफ सम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। क्लियर? तो दिस इज़ ऑल्सो अ पॉइंट और वी कैन से रीज़न फॉर एक्सेस डिमांड। तो हमने प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पढ़ लिया, टैक्सेस पढ़ लिया कि कम हो गए, हमने इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट अगर बढ़ गया है बिकॉज ऑफ लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर बढ़ गया, ये पॉइंट पढ़ लिया। अब फॉल इन इम्पोर्ट, अगर आप बाहर से इम्पोर्ट कुछ कर रहे हैं दैट मीन्स आपका मनी बाहर जा रहा है, अब क्या है इम्पोर्ट कम हो रहा है, दैट मीन्स दैट मनी इज सेव्ड इन इकोनॉमी ओनली, तो वो भी एग्रीगेट डिमांड बढ़ा रहा है। अब आपके इम्पोर्ट कम हो रहा है, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, बाहर से आपके पास डिमांड ज़्यादा आ रही है। नेचुरल है आपकी गुड्स की एंड सर्विसेज की अगर डिमांड बाहर से ज़्यादा आएगी तो फिर वो भी आपकी एग्रीगेट डिमांड को राइज करता है। ठीक है,
और डेफिसिट फाइनेंसिंग एक टॉपिक है। इसका मतलब होता है कि इकोनॉमी में जो आरबीआई है जो है उसने उसके हाथ में होता है कि इकोनॉमी में कितना पैसा दिया जाए और कितना नहीं दिया जाए। तो इसका मतलब लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब इकोनॉमी में मनी की सप्लाई भी ज़्यादा है। आरबीआई चाहे तो उसको कंट्रोल भी कर सकता है। तो इस टाइम इकोनॉमी में पैसा ज़्यादा है जिसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है। तो ऑल दीज आर रीजंस फॉर एक्सेस डिमांड। क्लियर? तो इसमें से बहुत सिंपल टॉपिक्स हैं, आपको सिंपल मतलब बहुत ही बेसिक पॉइंट्स हैं जो रीजंस में, इतना डिफ़िकल्ट कुछ नहीं है और आप इजीली आपको याद भी हो जाएंगे और आराम से आप अगर एग्ज़ाम में आता है ठीक है आप 7 पॉइंट ही लिख सकते हैं, एटलीस्ट यू कैन राइट 5 पॉइंट्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इन एक्सेस डिमांड इज़ इम्पैक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड। ठीक है, हमने पढ़ लिया व्हाट इज़ एक्सेस डिमांड, हमने ये भी पढ़ लिया व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड एक्सेस डिमांड। नाउ द पॉइंट इज़ व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड का जो इम्पैक्ट है वो क्या होगा। मतलब हो गई एक्सेस डिमांड अब तो कुछ रीजंस की वजह से, बट अब क्या, अब आगे इकोनॉमी में इसकी वजह से क्या फ़र्क पड़ेगा। इसकी वजह से ये फ़र्क पड़ेगा तो हम 3 चीज़ों पे देखते हैं कि उन पे क्या फ़र्क पड़ा। तो पहला जो चीज़ है वो देखते हैं हम आउटपुट पे क्या फ़र्क पड़ा। अगर इकोनॉमी में ज़्यादा डिमांड हो गई तो आउटपुट क्या होगा। भाई आप लोग तो यही बोलोगे ठीक है डिमांड ज़्यादा हो गई तो हम आउटपुट भी बढ़ा देंगे डिमांड को मीट करने के लिए। बट बच्चे हम ये लोग ये मान के चलते हैं कि इट विल नॉट अफेक्ट इंक्रीज इट विल नॉट अफेक्ट एनी आउटपुट इंक्रीज, बिकॉज हमने ये माना था कि हमारा जो इक्विलिब्रियम सिचुएशन होती है वहाँ पे ऑलरेडी हम फुल एम्प्लॉयमेंट पे था, सब कुछ एम्प्लॉयमेंट भी फुल था और आउटपुट भी हमने फुल अपने उस पर कर रखा था, उससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। सो एक्सेस डिमांड भी है बट देयर विल बी नो इफेक्ट as economy is already at full employment and no ideal capacity in economy to produce more output. Clear? तो आउटपुट पे आप मानेंगे there will be no impact, ये आप बिल्कुल ध्यान से सोच लें। नेक्स्ट है ऑन एम्प्लॉयमेंट कि एम्प्लॉयमेंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा। एम्प्लॉयमेंट पे भी बेटा सेम हम पॉइंट रखेंगे कि क्योंकि इक्विलिब्रियम की जब सिचुएशन थी तो हमने ये मान लिया था कि हमारा एम्प्लॉयमेंट भी जो है फुली एम्प्लॉयड है, जितने भी लोग हैं दे आर फुली एम्प्लॉयड, ये एज्यूम किया गया था। तो अब यहाँ पे कोई आइडल स्पेस नहीं है और लोगों को ज़बरदस्ती एम्प्लॉयमेंट देने की, ऑलरेडी इकोनॉमी इज़ एट फुल एम्प्लॉयमेंट, ये हमने मान के चला। सो एक्सेस डिमांड का एम्प्लॉयमेंट पे भी कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। नाउ थर्ड इज़ क्योंकि ये ऑलरेडी फुल पे हैं दोनों चीज़ें, इनको हम और बढ़ा ही नहीं सकते, आउटपुट के कैपेसिटी नहीं है इकोनॉमी में और आउटपुट बढ़ाने की या एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने की। थर्ड इज़ प्राइस लेवल। अगर हम बात करें प्राइस के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, हाँ ठीक है, अगर एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है और जितनी हमारी सप्लाई है उससे ज़्यादा डिमांड लोग कर रहे हैं, दैट मीन्स फिर प्राइस नेचुरली बढ़ जाएंगे। सो देयर विल बी राइज इन प्राइस बिकॉज ऑफ द एग्रीगेट डिमांड इज़ मोर देन एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, तो ये आपके 3 पॉइंट्स हैं कि इन दोनों पे इम्पैक्ट नहीं होगा, इस पे इम्पैक्ट होगा प्राइस पे। ठीक है, ये भी आपको बहुत ध्यान रखना है। एग्जाम में एक्चुअली ऐसा आ जाता है क्या, या तो आप इम्पैक्ट्स बता दो इन तीनों पे या फिर आउटपुट पे क्या इम्पैक्ट होगा, तो वो आपको पता होना चाहिए एक्सेस डिमांड के केस में, या एम्प्लॉयमेंट पे क्या इम्पैक्ट होगा या प्राइस पे क्या होगा, तो आपको वो रीजंस पता होने चाहिए। और इसमें रटने की कोई चीज़ नहीं है, बहुत ही क्लियर हैं ये चीज़ें जिनको आप समझ सकते हैं। ठीक है, ओके बच्चे, अभी हम नेक्स्ट, जैसे हमने एक्सेस डिमांड पढ़ा, अब हम डेफिशिएंट डिमांड भी पढ़ लेते हैं। डेफिशिएंट डिमांड में एक्चुअली क्या है, बहुत फटाफट ख़त्म करेंगे बिकॉज दिस टॉपिक इज़ जस्ट ऑपोजिट ऑफ एक्सेस डिमांड और मुझे अलग से कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत ही आराम से समझ में आ जाएगा बिकॉज हमने अभी अभी एक्सेस डिमांड पढ़ा है। तो डेफिशिएंट डिमांड इज़ अ सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज़ लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। एक्सेस डिमांड में क्या था, एग्रीगेट डिमांड इज़ मोर देन एग्रीगेट सप्लाई। इसमें लेस देन कि जितना हमने एक्सपेक्ट की थी कि इक्विलिब्रियम लेवल पे हमारी इतनी एग्रीगेट डिमांड होगी, बट हमारी डिमांड इकोनॉमी में कम हुई, मीन्स जो इन्वेस्टमेंट था इकोनॉमी में जितना होना चाहिए था उससे कम हुआ। ठीक है, सो इट इज़ अ सिचुएशन वेयर एग्रीगेट डिमांड इज़ लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। सो प्लान्ड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर जो था वो कम रह गया एग्रीगेट डिमांड से। ठीक है, कम हुआ। अब क्या है, दिस विल गिव राइज टू डिफ्लेशनरी गैप। इसकी वजह से जैसे पुराने वाले में एक्सेस डिमांड में इन्फ्लेशनरी गैप आता है, इसमें आपका डिफ्लेशनरी गैप आ जाता है। ठीक है, रिमेंबर दिस वर्ड। नाउ इसको भी हम सेम ग्राफ में देखते हैं। हम देखेंगे भाई ये हमारी एग्रीगेट सप्लाई है, ये हमारा आपका एग्रीगेट डिमांड हो गया, ये वाला पॉइंट जो है हमने ये वाला, लेकिन अब इकोनॉमी में हमारा इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है, तो वी विल से C + I -
डेल्टा, यानी इन्वेस्टमेंट बढ़ने की बजाय कम हो गया, उसकी वजह से हमारी एग्रीगेट डिमांड जो थी वो नीचे हो गया, ऊपर की बजाय ध्यान नीचे चला गया हमारा। तो इक्विलिब्रियम लेवल यहाँ होना था, बट इट इज़ हेयर, सो वी कैन से दिस अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। क्लियर? तो ये जो पॉइंट जितना गैप है, इस लाइन और इस लाइन में जो गैप हमारा बीच में आ गया, दिस इज़ डिफ्लेशनरी गैप। क्लियर? तो आपको अगर एक्सेस डिमांड बनाओगे तो इस लाइन को आप ऊपर ले जाओगे, अगर आप डेफिशिएंट डिमांड बनाओगे तो इससे नीचे ले जाओगे। ठीक है? और ये गैप जो होता है वो डिफ्लेशनरी गैप हो गया आपका। और सेम आपको ऐसे दिखाना है और आप शो कर देंगे कि ये जो पॉइंट है दिस इज़ डिफ्लेशनरी गैप। अब इसका भी सेम हम रीजंस और इम्पैक्ट पढ़ लेते हैं। ठीक है? ठीक है, फर्स्ट रीजंस फॉर डेफिशिएंट डिमांड, जो हमने एक्सेस डिमांड पर पढ़े हैं वो इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएंगे। जैसे उसमें प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो थी वो लोगों की बढ़ गई थी, इसमें क्या है वो कम हो गई है, डिक्रीज़ हो गई है। क्लियर? नेक्स्ट, टैक्सेस हमारे इकोनॉमी में कम हो गए थे तो लोगों पे पैसा बच रहा था एक्सेस डिमांड में, डेफिशिएंट डिमांड में। अब टैक्सेस बढ़ गए हैं तो लोगों के पास कम पैसा बचा है खर्च करने के लिए, सो एग्रीगेट डिमांड हमारी कम हो गई है इसलिए। डिक्रीज़ इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, पहले गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रही थी इकोनॉमी में, हाईवेज, रोड्स, हॉस्पिटल, स्कूल्स, अलग अलग चीज़ों पे, जिसकी वजह से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा था, पर गवर्नमेंट ने अब अपना कम कर दिया, कम, तो उसकी वजह से ये सब चीज़ें नहीं क्रिएट हो पा रही हैं एम्प्लॉयमेंट। फॉल इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, पहले बैंक के जो रेट से लोगों को ईजिली लोन मिल पा रहा था कम इंटरेस्ट रेट पे, अब लेकिन वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया है तो लोग को कम पैसा मिल पा रहा है, दे आर इन्वेस्टिंग लेस, तो इकोनॉमी में इसलिए कम इन्वेस्टमेंट हो रहा है। फिर अगेन राइज इन इम्पोर्ट, लोग बाहर से सामान ज़्यादा मंगा रहे हैं तो हमारी इकोनॉमी में पैसा कम हो रहा है, यहाँ के हमारे यहाँ डिमांड कम हो गई है। और फॉल इन एक्सपोर्ट, बाहर से भी हमारी चीज़ों के लिए कम डिमांड आ रही है तो हमारा एक्सपोर्ट भी कम हो गया, सो डिमांड हमारी इकोनॉमी में ओवरऑल कम हो गई है। आई होप ऑल दीज पॉइंट्स आर क्लियर टू यू, दे आर जस्ट ऑपोजिट ऑफ द पॉइंट्स विच वी हैव डन इन एक्सेस डिमांड। क्लियर? नाउ इम्पैक्ट ऑफ डेफिशिएंट demand. As we have studied now the reasons for deficient demand, now we will do the impact of deficient demand. Deficient demand के impact की अगर बात करें तो अगर हम आउटपुट पे बात करें, हमने एक्सेस डिमांड पे पढ़ा कि आउटपुट पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज इकोनॉमी इज़ ऑलरेडी इज़ ऑन फुल एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट पूरा फुल अपने कैपेसिटी पे है, उससे ज़्यादा हम और नहीं कर सकते। बट किसी चीज़ को कम तो हम इजीली कर सकते हैं। अगर इफ़ वी आर फाइंडिंग दैट डिमांड इज़ लेस देन सप्लाई, दैट मीन्स वी आर प्रोड्यूसिंग मोर आउटपुट विच इज़ वेस्ट, सो वी विल डिक्रीज द आउटपुट। तो हम क्या करेंगे, आउटपुट हमारा कम कर देंगे। ठीक है? नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट, इफ़ यू आर फाइंडिंग दैट फुल एम्प्लॉयमेंट पे जो इतने सारे लोगों को हमने लगा दिया प्रोडक्शन में, अब उतने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज डिमांड इज़ लेस, सो वी विल दे विल बी फॉल इन एम्प्लॉयमेंट, कम लोगों को एम्प्लॉय करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट विल ऑल्सो फॉल। ठीक है? नेक्स्ट, प्राइस क्या होगा, अगर डिमांड कम पड़ रही है, सप्लाई बहुत ज़्यादा है, चीज़ें ज़्यादा हैं, लोग लेने वाले कम है, तो ऑफकोर्स जो प्राइस लेवल है वो भी कम आ जाएंगे। ठीक है? अपने आप प्राइस डाउन चले जाएंगे इकोनॉमी में, सो प्राइस लेवल विल फॉल। आई थिंक दिस टॉपिक इज़ क्लियर टू यू और आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो। प्लीज़ अगर आपको समझ बहुत अच्छा लगा है, मेरे समझाने का तरीका पसंद आता है उससे, तो प्लीज़ शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड थैंक यू सो मच।